दोस्तों, हर सीरियस एस्पिरेंट्स को एक ना एक दिन ये रियलाइज होता है कि एग्जाम सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से तो नहीं क्लियर होगा। एग्जाम तब क्लियर होगा जब आप एग्जामिनर की लैंग्वेज, उसका माइंडसेट और एग्जाम के डिमांड को समझना शुरू कर दोगे। इसी सोच के साथ मैंने 146 डेज इंटेलिजेंट डोजियर बनाया। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल टाइम टेबल नहीं दूंगा, मैं आपको वो फ्रेमवर्क देने वाला हूं जिससे अगले 146 दिन मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ यूज कर सको। अगर आपने इस फ्रेमवर्क को समझ लिए तो आपकी प्रिपरेशन सिर्फ एक मेहनत नहीं रहेगी, एक एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटेजी बन जाएगी। तो आज के इस वीडियो में मैं एक एक चीजें डिटेल में समझाने वाला हूं, और ये जो चीजें होगी ये आपको कंप्यूटेड स्टडी और कोई ऐसा नहीं कि बहुत अलग अलग चीजें बन रही है, क्योंकि इसके पहले मैंने बहुत सारे डेटा आपके सामने प्रेजेंट किए हैं, हर एक एक सब्जेक्ट के बहुत डिटेल में डेटा प्रेजेंट किया। प्लीज जाके उसको देखिएगा तो इसकी वैल्यू और अच्छे से समझ में आएगी। सबसे पहली चीज है, मेरे पास कितने दिन बचे हैं? 146 डेज। दूसरी चीज, कितने वीक बचे हैं? 20.9 वीक। कितने संडे आएंगे? तो 21 संडे आएंगे। कितनी बार आप रिवीजन कर सकते हो फुल तरीके से? तो 3 बार। कितने दिन आपको वेस्ट नहीं करना है? 0। अब कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होगा, सर ये किसके किसके लिए रहेगा? मैं तीनों के लिए बताने वाला हूं, जो नए एक्सपीरियंस है, जो वर्किंग एक्सपीरियंस है, जो ऑलरेडी 1 से 2 बार अटेम्प्ट दे चुके। तो ध्यान से सुनिएगा, एक भी चीज यहां पे मिस मत करिएगा वरना इट विल कॉस्ट। डेज कितने हैं? तो यहां पे मैंने दिखा दिया है, अगस्त में भी दिखा दिया है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर में तो 6 तारीख को एग्जाम ही है। इतना तो मुझे पता चल गया। स्टडी आवर्स करोगे तो दिख रहा है यहाँ पे 152 आवर्स है, 248 आवर्स हो रहा है, 240, 248, 240 और लास्ट में 48 आवर्स। ये आपको दिख रहा है। इतनी चीज तो आपको समझ में आ गई है। जो 4 आवर्स स्टडी करते हैं, जो वर्किंग एक्सपीरियंस होते हैं या कोई हाउसवाइफ होती है, तो उनके लिए तो ये तो मुझे समझ में आ गया। अब एक्यूरेसी के ऊपर थोड़ा बात करते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। पहली चीज कि ये होता है ना कि सर मैं कितना, देखिए 60% एक्यूरेसी आ रही है। अब लगभग 115 नेट आपके क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, 150 क्वेश्चंस है पूरे। तो इसमें से आपकी बहुत कम चांसेस है कि आपका एग्जाम निकल जाए। ये तो बहुत ही कम चांसेस है। कितना? 60% एक्यूरेसी। आपको कितने परसेंट एक्यूरेसी के बीच में आना है? 70 से 75% एक्यूरेसी। अब इस एक्यूरेसी तक मैं कैसे पहुंचूंगा? एक्यूरेसी का मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं सिंपल सी चीज बताता हूं कि 100 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो कम से कम 70 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए, या तो 75 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, अटेम्प्ट कितना बढ़ाओगे, कैसे करोगे, इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझाता हूं। पहली चीज क्या है कि 146 डेज है, ये क्या इनफ है? ये सब क्वेश्चन पूछेंगे तो किसके लिए इनफ है? पहली उनके लिए इनफ है जो रिपीटर्स है, जिनका स्टैटिक बेस एटलीस्ट बना पड़ा है कि हाँ भाई मुझे ये पता कि हिस्ट्री में कौन से क्वेश्चन कैसे थे, क्या थे। तो उनके लिए तो बहुत कंफर्टेबली वो निकाल सकते हैं, भले वो जॉब कर रहा हो, भले वो हाउसवाइफ हो। ठीक है। दूसरी चीज है, जिनका दूसरा अटेम्प्ट होगा वो भी उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जो फ्रेशर होंगे, जो अभी नए नए स्टार्ट किए, या जो फुल टाइमर है ना, आप फ्रेशर भी हो और आपके पास टाइम है कि हाँ सर मैं 10 से 12 घंटा दे सकता हूं, क्योंकि मैंने अभी यूपीएससी का एग्जाम दिया है और यूपीएससी के एग्जाम देने के बाद मुझे ये पता चला है कि मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा है। अब मैं यूपीपीसीएस की तरफ जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास एक ऑप्शन बी है, मैं इसके ऊपर पूरा इंप्लीमेंट करूंगा। तो आपके पास ये टाइम तो बहुत अच्छा है ना? तो आपके लिए भी हो सकता है, बट यहां पे क्राइटेरिया है कि आपको एक भी दिन वेस्ट नहीं करना। कुछ लोग बोलेंगे कि बर्नआउट हो जाता है, ये हो जाता है, मैं उस सब का एक सोल्यूशन बताऊंगा, बस थोड़ी देर तक वीडियो में बने रहिएगा। फिर क्या आता है, जो फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं और जो वर्किंग एक्सपीरियंस भी है, दोनों है, तो मैं बोल सकता हूं, ये नहीं बोलूंगा कि उनका नहीं होगा। मेहनत करने में तो भाई सबका हो सकता है, बस थोड़ा डिफिकल्टी यहां पे इंक्रीज हो सकती है। तो ये 4 लोगों के बारे में मैंने बताया जो आपके दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, तो कुछ बेसिक सा फ्रेमवर्क है, सबको पता है GS1 क्या है ना? 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, 200 मार्क्स है, 2 आवर्स है, ये सबको पता है। ईच क्वेश्चन 1.33 मार्क्स कैरी करता है। नेगेटिव मार्क्स भी आपको दिख रहा है पेनल्टी के साथ, है ना? सी सेट के लिए सेम चीज है। अब यहां पे 2-3 चीजें समझिएगा। सी सेट, इस सी सेट के एग्जाम के ऊपर सब जन बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। मैं आपको एक डिटेल आगे समझाता हूं। देखिए 3 तरीके के एलिमिनेशन होते हैं। पहला होता है कि मैंने ब्लाइंड गेस कर दिया, अंधा अनुमान लगा दिया कि मुझे नहीं पता क्या है। यहां पे एविडेंस ये बोलता है कि बहुत कम चांसेस है कि आप पॉजिटिव में जाओ, हो सकता है आप नेगेटिव में चले जाओ। दूसरा होता है कि 4 ऑप्शन थे, 4 में से आपने एक एलिमिनेट तो कर दिया, 3 बच गया स्टिल। तो यहां पे चांसेस है कि हाँ 0.14 पर जो 8 है ये मार्क्स मेरे अंदर एड ऑन हो जाए। दूसरा होता है एलिमिनेशन का कि आपने 50-50% कर दिया, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, 2 ऑप्शन बच गया। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि 0.44 प्लस मार्क्स मेरा एड ऑन हो सकता है।
इस तरीके से मैंने आपको समझाया, मगर ये तब काम आएगा जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। ठीक है, इसके बारे में मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा भी। तो ब्रेक इवन हमें देखना है कि मेरा कॉन्फिडेंस कहां पे आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, और कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाना है। ठीक है, ध्यान, मैं हर एक चीज को बहुत डिटेल में समझाऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो एक्यूरेसी और जो मैट्रिक्स होता है उसके पीछे सबसे पहली चीज है कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए, 90 अटेम्प्ट किए। मेरे 50-50% के वाले क्वेश्चन कितने थे, 40 थे। 55% वाले 48 थे। 60% वाले क्वेश्चन 56, 65, 64, 70, 72, 75 वाले 80 क्वेश्चन, 80% वाले 88। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 90 लिख के ये क्या लिख दियो, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मेरे अटेम्प्ट कितने हैं। मैं अपनी एक्यूरेसी को चेक करूंगा कि मैं अपनी एक्यूरेसी मैक्सिमम कितने तक लेके जा सकता हूं। तो मैंने आपको क्या बोला, आपको कहां तक लेके जाना है, आपको इस एक्यूरेसी तक लेके जाना है। अगर मैं 90 क्वेश्चन करता हूं तो मेरा 10 क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो मैं अगर ज्यादा क्वेश्चन करता हूं तो मेरा क्या, जैसे मैंने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, अब मेरी एक्यूरेसी 50% है, तो मुझे पता चल रहा है कि मेरा सिर्फ 67% ही या 67 क्वेश्चन ही सही हो रहा है। वहीं पे मेरी एक्यूरेसी अगर 70% है तो मेरा कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 120 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो कितने गलत हो रहे हैं, 30 गलत हो, है ना। वही मेरी एक्यूरेसी 75 है, तो 133 मेरे करेक्ट हो रहे हैं। तो आपको अपनी एक्यूरेसी कहां तक लेके जानी है, 70 से 75 के बीच में। यहां पे आप लेके आ जाओगे तो आप बहुत ज्यादा सेफ जोन में। ठीक है, ये एक एक्यूरेसी टेबल है, जब आपको मिलेगा तो इस तरीके से आप मैच करके अपने आप को देखिएगा कहां पे स्टैंड करते हो। कुछ चीजें मैं अभी क्लियर कर देता हूं, अभी मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग यहां पे स्टैंड करें। नेक्स्ट 2 महीने में आप यहां तक आ जाओगे, और लास्ट के कुछ अक्टूबर से नवंबर के बीच में आप यहां पे आके स्टैंड करोगे। दिसंबर के कुछ 1-2 वीक पहले ही या नवंबर के एंड वीक में आप यहां तक आ सकते हो, मगर ये मैं नहीं बोलूंगा कैसे आ सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मैं अभी आगे बताने वाला हूं। पहली चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या नहीं पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या नहीं पता होना चाहिए, पहली बात तो मुझे ये नहीं पता कट ऑफ क्या आएगी। ठीक है, दूसरी चीज सीट कितनी होगी किसी को नहीं पता, सब अंदाजा लगा रहे हैं, और वो इलेक्शन आ रहा है इसकी वजह से अंदाजा लगा, तो मुझे ये भी नहीं पता। दूसरी चीज है कि मुझे ये नहीं पता कि कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ क्या हो, तो मुझे ये सब चीजें पता नहीं है, और मैं ना इन चीजों के ऊपर ज्यादा सोचूंगा। तो मुझे क्या सोचना है कि मुझे अपनी एक्यूरेसी कैसे बढ़ानी है। मैं अपना पूरा ध्यान सिर्फ इस एक्यूरेसी के ऊपर काम करूंगा और किसी के ऊपर काम नहीं करूंगा। ठीक है, तो क्या क्या चीजें होगी, तो मुझे क्या करना है, फ्लुएंसी लगना है इल्यूजन पे, तो प्रवाह का भ्रम देखना है कि भाई मेरे क्यों गलत हुए, मेरे क्यों ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर सबसे ज्यादा एक्यूरेसी कम हो रही है, और क्या इसके पीछे सबसे बड़े रीजन है, मैं उनको नोटिस करूंगा। कवरेज ओवरऑल रिटेल देखेंगे कि कवरेज जो बनाम स्मरण होगा कि मैं अपनी थॉट प्रोसेस को कितना अच्छे से बना पा रहा हूं। फिर मॉक एविडेंस है ना, कि मैं क्या करता हूं कि मॉक से बचने की कोशिश करता हूं, अवॉइड करता हूं ना, कि नहीं मैं मॉक नहीं दूंगा, मैं ये नहीं करूंगा वगैरह वगैरह, तो मैं उससे बचना। फिर सोर्स होपिंग होता है कि मैं अपना हर बार सोर्स बदलूंगा, आज मेरे को इस क्लासेस की नोट्स अच्छे लगे, कल उस क्लासेस की नोट्स अच्छे लगे, नहीं। जिस क्लासेस को आप स्टैंड करते हो या जिस बुक को आप स्टैंड करते हो प्लीज उसको करिए। हर तरीके से हर कोई अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है, तो हमेशा जब भी आप इस तरीके से एनालाइज करते हो तो एक चीज समझ में आती है। ठीक है, अब आती है कि 4 काउंटर्स क्या क्या होने चाहिए। पहली चीज है अपने इल्यूजन को खत्म करो। ठीक है, कैसे करना है मैं अभी आगे एक बार समझाता हूं आपको, तो ज्यादा अच्छे समझ में। आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा, ये ग्राफ बहुत सिंपल सी चीज समझा रहा है, बस ध्यान से सुनिएगा। इस ग्राफ को समझाने से पहले बस मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ऐसी वीडियो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने के लिए, और आपका जब सपोर्ट मिलता है तो मैं ऐसे वीडियो बहुत अच्छे से डिटेल में लाता रहूंगा, क्योंकि ये सब एविडेंस बेस्ड है और इतना आसान नहीं होता इसे बनाना। तो प्लीज प्लीज सपोर्ट करिएगा, बहुत मदद मिलती है। अब आपने कोई चीजें पढ़ी, फॉर एग्जाम्पल ये डे 0 है, आपने यहां से पढ़ना चालू कर दिया। ठीक है, अब आपने पढ़ना चालू कर दिया, आपने सिर्फ आज पढ़ा। मेरे बैच में भी काफी स्टूडेंट है, उनके साथ भी यही है कि वो आज पढ़ लेते हैं, फिर बोलते हैं सर रिवीजन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, मैं भूल जा रही हूँ। ऑब्वियसली ये हो गई। अगर आपने आज पढ़ा, अब देखिए अगर आपने उसको रिवीजन नहीं किया तो इसका ग्राफ दिख रहा है आपको, कैसे नीचे जाते हुए दिख रहा है ना। लेकिन वहीं पे अगर आपने उसका सिर्फ रिवीजन कुछ कुछ डेज पे किया, जैसे डे 1 पे पहली बार किया, फिर उसके बाद डे 3 पे किया, फिर उसके बाद डे 7 पे किया, फिर उसके बाद डे 30 पे कर लिया आपने, फिर 60 डेज में एक बार कर लिया, तो क्या दिख रहा है कि ग्राफ मेरा गिरा है, लेकिन इतना नहीं गिर गया कि मुझे नीचे ही चले जाए। मतलब मैं 100 में से लगभग मैं 87% तो याद करके रख सकता हूं, या 80% भी मैं याद करके रख सकता हूं। तो मेरा रिवीजन का शेड्यूल एक होना चाहिए, तो उस रिवीजन के शेड्यूल के बारे में हम समझेंगे। इस ग्राफ के थ्रू पे आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
है ना। अब देखिए यहाँ पे ग्राफ में क्या समझाना चाह रहा था। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने एक फर्स्ट रीडिंग दी है 13 जुलाई को, ठीक है। सेकंड रीडिंग आपने दी है 14 जुलाई को, थर्ड रीडिंग दी है आपने 16 जुलाई को, फोर्थ रीडिंग दी है 20 जुलाई को, और पांचवी रीडिंग दी है आपने 3 अगस्त। तो आपने पहली बार तो पहला पढ़ा है, फिर 1 दिन का गैप लिया, फिर 3 दिन का गैप दिया, फिर 7 दिन का, फिर 21 दिन का। तो 1 2 3 4 5 दिन आपने रिवीजन किया। लेकिन रिवीजन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि मैंने उसको पढ़ लिया, नहीं। रिवीजन के आपको क्या देखना है, पहली बात तो रिकॉल मेथड को यूज करिए। रिकॉल मेथड क्या होता है, सिंपल सी चीज है। जब भी आप कोई बुक पढ़ते हो तो कोशिश करिए कि मैं जब उस चैप्टर को खत्म कर लिया तो एक A4 साइज का बुक ले लीजिए, A4 साइज का, या A4 का कोई पेपर ले लीजिए। जब आप उस बुक को पूरा पढ़ के खत्म करते तो उस बुक को बंद करिए, या उस चैप्टर को पर्टिकुलरली बंद करिए और रिकॉल करिए कि मुझे क्या क्या याद है। मैं यहां पे लिखते हुए चले जाऊंगा। जब आप इसको लिखना चालू करोगे तो मैं एक चीज बहुत सिंपल समझा रहा हूं, बस ध्यान से सुनिएगा। इस साइड में एक लाइन खींच दिया जाएगा, अब यहां पे लिख लिए। फिर आप जाके अपने नोट्स को देख रहे हो तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि मेरे नोट्स में मैंने फैक्ट्स कुछ लिखे नहीं है, ठीक है। अब मैं इस फैक्ट्स को यहां पे ऐड ऑन कर दूं। दो बेनिफिट हुआ, एक तो आपके रिकॉल मेथड तैयार हो, दूसरा कि आपने अपने नोट्स बना लिए, वो वाले नोट्स जो आपके दिमाग में हमेशा सेट रहे, तीसरा आपने अपने गैप के भी नोट्स बनाए। ये सबसे बड़ी चीज होती है। उसके बाद होते हैं मिस, कि आप एक चीज समझिए, आपकी जो गलती कभी इग्नोर मत करिए कि मैं लास्ट मंथ में कर लूंगा, मैं एग्जाम के कुछ 10 से 15 दिन पहले कर लूंगा। बहुत सारे लोग के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ, इसलिए मैं आपको भी समझा रहा हूं कि आपको हमेशा लगेगा कि प्रीलिम्स का एग्जाम आने वाला है, मैं 10-15 दिन पहले अच्छे से कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्पोर्ट्स का न्यूज है, मैं आराम से याद कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबका हर एक का एक तरीका होता है, मैं आपको ये सब चीजें समझाने वाला हूं। एक्टिव रिकॉल क्या करता है देखिए, ये आपको बहुत अच्छे से समझा। आपने रीडिंग कर ली 4 टाइम, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप 36 क्वेश्चन को या 36% आप रिटेन कर पाओ इस तरीके से। नोट्स मेकिंग कर ली 42, 45 हो जाएगा, कॉन्सेप्ट मैप के साथ बना लिया। लेकिन अगर आपने रिकॉल मेथड को किया, इसके साथ टेस्ट दिया, तो आपकी जो याद करने की क्षमता होगी वो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ बढ़ती भी है ना। तो यहां पे सब चीजें क्या होनी चाहिए, सबसे पहली चीज है आपको ये हमेशा करना है, री रीडिंग नहीं करनी, ठीक है। दूसरे को नोट्स को देख के अपना ही नोट्स दूसरा नहीं बनाना। फॉर एग्जांपल के लिए आपने मेरे नोट्स को लिया, तर्क वाले को, ठीक है, इस तर्क के नोट्स को लिया और आपने इसी नोट्स को फिर से एक छोटा नोट्स बना दिया, तो वो नोट्स नहीं कहलाता, पहली बात तो ये। फिर वॉचिंग अ लेक्चर ट्वाइस, दो बार आप लेक्चर देख ले रहे हो, आपको लग रहा है कि मैंने लेक्चर देख लिया, मैंने मैराथन वीडियो देख लिया और मेरा एग्जाम निकल जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। रीडिंग आंसर बिफोर ट्राइंग, फिर रिवाइज विथ बुक ओपन। तो ये चीजें तो नहीं करनी, मुझे ये चीज तो समझ में आई। क्या करनी चाहिए, पहली चीज है ब्लैंक पेपर पे, जैसे मैंने आपको बताया वो करना है। वाइट बिफोर चेक, हमेशा जब भी आप राइट करोगे तो चेक करिए कि मैं कितना एक्यूरेसी के साथ कर रहा हूं। एमसीक्यू देते रहिए हर 24 आवर्स में। और जो रिवीजन मेथड है 1 3 7 21, ये तो अपने दीवार पे या कहीं पे लिख लीजिए। क्या लिख लेना आपको, 1 3 7 21। ये आपको 4 चीज अपने दीवार पे लिख लेनी है। अगर मैं कोई चीज पढ़ रही हूं तो मैं इस दिन पे इस दिन पे इस दिन पे इस दिन पे रिवाइज करूंगी बस, या करूंगा, इस तरीके से देखूंगा। अब द नैरो नोटबुक, एरर नोटबुक सॉरी, अब इस एरर नोटबुक, ये आपके एग्जाम में अगर आपका नंबर या आपकी जो भी नेट क्वेश्चन करेक्ट होते हैं ना, अगर ये 70 से आके रुक जा रहे हैं या 70 से 80 के बीच में रुक जा रहे हैं, ये वो चीज है जिससे आप 80 से 93 प्लस चले जाओगे। ये वो चीज है एरर बुक, तो इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है, 1 नोटबुक बनाइए जब आप टेस्ट देते हो या जब आपके कोई क्वेश्चन पीवाईक्यू से गलत होते, सिर्फ जो गलत हो रहे बस उसको लिखिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, क्यों गलत हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे ये जरूर देखिएगा कि मेरे से ये गलत ही क्यों हुआ। तीसरी चीज, हमारा जो नवंबर के में ये जब ये बुक पूरा तैयार हो जाएगा तो इसको बार बार रिवाइज करना है। और लास्ट के 7 दिन, मतलब आप अपने दिमाग में सिर्फ एक दिन नोटिस करके रखिए, मेरा एग्जाम नवंबर में 24 तारीख को है। इसके बाद सिर्फ मैं अपने नोट्स जो यहां पे बन रहे हैं रिकॉल मेथड के थ्रू पे और जो एरर बुक के थ्रू पे बन रहे हैं, मैं बस इनको ही करूंगा और मैं कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। तो मुझे ये दोनों चीजें तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई, ओके। अब बात होती है कि किस तरीके से यूटिलाइज करना है। ये टाइम है, ये आप आराम से देख लीजिएगा ना, वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। मैं अपनी तरफ से जितनी चीज समझा सकता हूं मैं समझा रहा हूं। 1-to-1 मेंटरशिप के लिए बस यही है कि हमारा बैच है, अब हमारे आइएगा,
हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, उस ऐप पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मैं बैच का एडवर्टाइजमेंट करना इतना अच्छा समझता नहीं, इसलिए मैं कभी करता भी नहीं हूँ बीच क्लासेस में। ओके, मॉक पे चलते हैं। तो 21 संडे आ रहा है, तो आपको मॉक तो देना, मॉक से गलती से भी भागिएगा मत, क्योंकि मॉक ही डिसाइड करेगा आपका नॉलेज, आपने कहाँ कहाँ पे मिसरीड किया है, कहाँ पे गैस किया है, कहाँ पे टाइम वेस्ट किया है, ये सब चीजें पता चल जाएगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जब आप मॉक दे रहे होगे, है ना, आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, तो आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, हाँ भाई मेरा तो स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है, मैं इस बार तो निकाल दूं। जब अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, तो गलती कहां कहां पे होती है ये देखिएगा। सबसे पहली चीज तो आपको एरर बुक बनानी है, जिससे आपका रियल गैप पता चलता रहेगा कि हाँ मेरे सच में यहाँ पे गलत है। दूसरा, जब आपसे कोई गलती होती है, वहां पे गलती ये हो सकती है कि मैं जानता था, मैंने रीड भी किया था, मगर मैंने रीड करने में और समझने में गलती कर दी, इसलिए मेरे से क्वेश्चन गलत हो गया। ये होता है ना, हम जब भी अपना पेपर लगाते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि मैंने यहाँ पे पढ़ने में गलती कर दी, इसलिए गलत हो गया, ये हो सकता है सही हो जाए, और हम क्या करते हैं, इसका मार्क्स अपने में काउंट कर लेते। याद ध्यान से सुनिएगा, ये होता है, मैंने भी, मेरे साथ भी एक दो बार हुआ, इसलिए मैं समझा रहा हूं कि मेरे से सिर्फ ये वर्ड नहीं पढ़ा, वरना तो ये क्वेश्चन पक्का मैं करेक्ट करके आता। अब ये आपसे गलत ही हुआ, मगर आपने गलती नहीं मानी, आपने क्या किया, उसके मार्क्स ऐड कर दिए कि ये तो मेरा सही है। अब ये गलती आपकी हर बार रिपीट होगी, क्यों, क्योंकि आपने इस गलती को यहां पे सुधारा ही। समझ गए? फिर आई गेस्ड अ लॉट्स, फिर आप गेस वर्क बहुत ज्यादा करने लग जाते हो, कहीं से सुन लेते हो कि भाई हर बार बी ऑप्शन है, हर बार सी ऑप्शन है, हर बार डी ऑप्शन, ऐसे कुछ करके सुन लेते हो, तो वहां से आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो। फिर आई नो इट, कि मैं जानता था मगर मेरे से गलत मार्क हो गया। नहीं, फाइंड आउट करिए क्या आपकी जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, जो आप जानते हुए क्वेश्चन गलत कर रहे हो, क्या वो 10 से ज्यादा तो नहीं हो जा रहे? अगर 10 से ज्यादा हो जा रहे तो आप कुछ नहीं जानते थे। क्यों? क्योंकि 10 से ज्यादा होना बहुत बड़ा एरर होता है। 10 के नीचे, यहां पे तो 5 दिया, मैं तो 10 के नीचे बोल रहा हूं, 10 के नीचे 7 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, या 7 तो बहुत ही ज्यादा 7 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपका वो एरर है जो सब सही कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। इस एग्जाम को निकालने का बस एक ही मात्र, यही नहीं, यूपीएससी को भी निकालने का एक ही मात्र सबसे बड़ा लक्ष्य है, वो है कि आपको वो वाले क्वेश्चन कभी गलत नहीं करने जो सब सही कर। ठीक है, उसके बाद आता है हम स्कोर 90 प्लस आ रहा है, फिर 67 89 आ रहा है, फिर स्कोर बिलो आ रहा है। तो जिनका 90 प्लस आ रहा है ऑलमोस्ट, वो तो मतलब है कि हाँ मैं तो कर तो लूंगा, तो वो अपना स्टॉप प्रिपरेशन ना करेंगे। अब इतनी चीज तो हो गया, अब सी सेट के ऊपर चलते। ये ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां से बहुत सारे लोग के लिए दिमाग में डाउट रहता है कि सर सी सेट कितने घंटे पढ़े, क्या पढ़े। तो मैं एकदम सिंपल चीज समझाता हूं। अगर आपका सी सेट में 90 प्लस स्कोर आ रहा है, बात खत्म करो। कैसे पहचानेंगे? अभी जाइए, मैं यहां पे ईयर लिख दे रहा हूं 2023 का, ये वीडियो यहां पे पड़ा है। प्लीज मैं अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो भी अभी तक ये वीडियो देखो देख रहा है, आप जाइएगा नीचे, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 2023 में आपका स्कोर कितना है। सॉल्व करिए, सुबह सॉल्व करना है, दोपहर में सॉल्व करना है, सॉल्व करके नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका स्कोर कितना है। ठीक है, अब आपने स्कोर किया, आपको पता चला कि मेरा 90 प्लस आ रहा है, तो अब आपको डेली पेपर या डेली सी सेट के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिएगा कि हर 15 दिन में एक बार सी सेट का पेपर दे दीजिए। यहां से आपको पता चल रहा है कि मेरा 90 आ रहा है, तो मेरे को इतनी मेहनत तो नहीं करनी। अगर आपका नंबर 67 से 89 के बीच में आ रहा है, ठीक है, पेपर जब आप 2023 का सॉल्व करोगे, तो आपको डेली 20 मिनट देना है पढ़ने के लिए। और जब भी आपका स्कोर 67 के बिलो आ रहा है, तो ये समझे कि मेरा सी सेट तो खतरे के घंटे में है, और मुझे अब डेली इसके लिए 1 आवर्स देने। ठीक है, अब मैंने ये भी बता दिया आपको सी सेट कैसे अप्रोच करनी है। ठीक है, फिर करंट अफेयर को कैसे अप्रोच करना है, तो बहुत सारे हैं, एक ही सोर्स रखिए। और करंट अफेयर को सबसे तेजी से करने का तरीका, पहली बात तो 12 महीने के करंट अफेयर बहुत अच्छे से करिएगा। जनवरी से कर लीजिए या दिसंबर से कर लीजिए, मैं बेस्ट टाइम है दिसंबर 2025 से लेकर नवंबर 2026 तक, इसको बहुत अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, यूजुअली मैं बोलता हूं जनवरी 2026 से लेके नवंबर 2026 तक करिएगा बहुत अच्छे से। दिसंबर एक्सेप्शनल है, करना है कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब कैसे करना है? टेस्ट ज्यादा दीजिए इसमें, बिलीव मी, इस टेस्ट से आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएगी। मैं पर्टिकुलरली ऐसे नाम तो किसी का नहीं लूंगा, मगर मैं जानता हूं कि अभी हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपको करंट अफेयर पूरा टेस्ट के थ्रू पे रिवाइज करवा दूं। तो हमारे जो पूरा ऐप है, उस ऐप पे हम इस तरीके से सीरीज लाएंगे जिसपे आपको हर एक, जैसे नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, उस पर मैं पूरा टेस्ट ही आपको करवा के दिखा दूं, है ना। अब कंसिस्टेंसी इज ऑन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। ठीक है, डिसीजन फटीग हो सकता है, इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन हो सकती है, बर्नआउट ट्रेंड्स हो सकते हैं। देखिए एक चीज समझिएगा, बर्नआउट और टायर्डनेस
ये दोनों चीजें तब होती है जब आपके एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आए। ठीक है, आपने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया, मार्क्स अच्छा नहीं आया, आपने कुछ दिया, मार्क्स नहीं अच्छा आया, ये तब आपको सबसे ज्यादा बर्नआउट और टायर्डनेस फील होगा। क्यों? क्योंकि मैं इतना पढ़ रहा हूं तो भी मेरा मार्क्स नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? तो मैंने ऊपर आपको बहुत सारे रीजन बताया कि आपको अपनी एक्यूरेसी और अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम करनी है। ठीक है, अब नवंबर का जो मंथ रहेगा ये डू क्या रहेगा यहाँ पे, तो आपको मॉक देना है, आपको एरर नोटबुक को रिवाइज करना है, फिर रिवीजन आपको सिर्फ वो करने जो आपके इग्नोर और रॉन्ग क्वेश्चन हो रहे हैं। पीवाईक्यू को मल्टीपल टाइम्स सॉल्व करिए, यहां से और ज्यादा हो जाएगा। तीसरी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं पूरी इस एग्जाम में समझाऊं वो है स्लीप। अच्छे से सोइएगा जरूर। ठीक है, ठंडी का मौसम है, नींद अच्छे से करोगे तो अच्छी बात है। अच्छे से करने का मतलब ये भी नहीं है कि सीधा 9 से 10 घंटा ही हो जा रहा है, 12 घंटा हो जा रहा है, नहीं, अच्छे से करिए। 6 से 7 घंटा मोर देन इनफ होता है, इससे ज्यादा मत सोचिएगा। ठीक है, लास्ट 7 डेज का मैं उस टाइम पे ही बताऊंगा। तो अभी मैंने आपको सब डिटेल में सब चीज समझा दी है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगता है ना, अगर आप सपोर्ट करते हो तो बिलीव मी, मैं फ्राइडे को करंट अफेयर के कुछ वीडियोस लेके आना हूं जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेस्ट भी करवाऊंगा और सब चीजें यहाँ पे डिटेल में चालू हो जाएगी। बस आपका सपोर्ट मुझे बहुत अच्छे से चाहिए, क्योंकि वो ही है जो हमें ये सब चीज करने के लिए उत्साहित भी करता है और समझाता भी। तो प्लीज सपोर्ट करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अब मेहनत है, मेहनत करिए। कोई भी मदद चाहिएगा आप नीचे कमेंट करिए, मैं मदद कर दूंगा। बाकी ऐसे कुछ मदद चाहिए तो हमारे ऐप पे आइए, मैसेज करिए, मेरी पूरी टीम अवेलेबल रहेगी, वो आपकी हमेशा मदद करने के लिए अच्छी भी रहेगी। ठीक है, और हमें भी अच्छा लगेगा कि आपकी तरफ से हमें भी बहुत सारी चीजें जानने मिली। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए, जय हिंद।